अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नगीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। यहाँ पर जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वह 9th क्लास की मैथ की बुक जो सिंध बोर्ड की जानिब से न्यू ही इशू की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है रियल नंबर की यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्रॉपर्टीज़ जो रियल नंबर्स की हैं वो हैं कौन सी, उसके बाद ही हम तलाश कर पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो ये हैं वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस को देखने के लिए कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, एक एडिशन के हिसाब से और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो दोनों बेसिकली हैं सेम ही, जस्ट ऑपरेशंस चेंज होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें सबसे पहले एडिशन के हिसाब से, तो सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई से दो एलिमेंट किसी भी सेट से उठाते हो, हम रियल नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई से दो एलिमेंट आर से उठाओ, उन दोनों को सम करो, आंसर आर में आए तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नॉर्मली ये प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगी, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि कोई से दो एलिमेंट किसी सेट से उठाओ, उन दोनों को ऐड करो, उसी सेट में आंसर आए तो इसका मतलब ये है कि वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये है कि आर जो हमारे पास है ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आती है आपके पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होती है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर a प्लस बी कर रहे हो, जिसका आंसर जो आ रहा है b प्लस ए का आंसर भी वही आए। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम सिंपल बात करें कि 7 प्लस 5, ठीक है, 7 प्लस 5 करें और बाद में करें कि 5 प्लस 7, मतलब 7 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 7। इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आंसर आता है तो उसको कहते हैं कि ये जो सेट है ये क्या करता है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो यहाँ पर हम R की बात कर रहे हैं, तो R मतलब ये हुआ कि R हमारा कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एडिशन, तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात एक ही होती है। सो कमोटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये हुआ कि उनकी पोजीशन चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, पीछे वाले को आगे कर दें, तो आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, उसको बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इन द सेम केस ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो, बी ए को मल्टीप्लाई करो, वही काम जो हमने यहाँ पे किया, मतलब 3 क्रॉस 5 करो या फिर 5 क्रॉस 3 करो, आंसर आपको सेम मिले। तो इसको कहते हैं कि यहाँ पर ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। यही प्रॉपर्टी जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी यही है। हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो ऐड करने से उसी में चला जाए, अगर मल्टीप्लाई करने से उसी में चला जाए तो उसको बोलते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, आप देखें ज़रा कि a प्लस बी इसको पहले सॉल्व कर लो और फिर c को सॉल्व कर लो। मतलब ये हुआ कि a b को पहले ऐड कर लो और उसका जो आंसर है उसको c में ऐड करो। दूसरे पेज में b और c को पहले ऐड करो और फिर क्या करो, फिर a में ऐड करो, तो आंसर आपको एक ही मिले। तो इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दोनों बात एक ही को रिप्रेजेंट करती है। इन द सेम केस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाए, मतलब ए बी पहले मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो। इन द सेम केस यहाँ पे बी सी पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये दोनों केसेस में आंसर सेम आता है तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसे कि नाम से जाहिर है, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होगा कि आप किसी भी एलिमेंट में उसको ऐड करो, आंसर वही एलिमेंट है। लेट्स से आपके पास है 7 में प्लस 0 करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 7 ही मिलता है, या 0 में 7 ऐड करते हो तब भी आपको 7 ही मिलता है। तो वो एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट में ऐड करने से आंसर वही दे जो एलिमेंट आपने ऐड किया, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, सो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब आप किसी भी एलिमेंट में उसको ऐड करते हो आंसर वही एलिमेंट आता है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी। इन द सेम केस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो दूसरा मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो आंसर वही आए। तो इसका मतलब इस केस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है रियल नंबर में से।
यहाँ पर क्योंकि हम बात सिर्फ रियल नंबर की कर रहे हैं, तो रियल नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड से करो चाहे वो राइट साइड से करो, दोनों से आंसर आपको सेम मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो प्रॉपर्टी आ रही है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या है कि आप किसी एलिमेंट में कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ दो, आंसर आपको आइडेंटिटी मिले, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आप किसी एलिमेंट में कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ो, उसको सम करो, आंसर आपको क्या मिले, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जीरो मिले दूसरे लफ्जों में, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो है। तो आप क्या करो, किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करो, सम करो, आंसर जीरो आए, तो उसका मतलब ये है कि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट दूसरे में ऐड हो रहा है वो उसका इनवर्स कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि ए का माइनस ए इनवर्स होगा और माइनस ए का ए इनवर्स होगा। माइनस ए में आप ए ऐड करते हो तो आंसर जीरो आता है, ए में माइनस ए ऐड करते हो तो जीरो आता है। इन द सेम केस अगर हम 7 की बात करें तो 7 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव 7। तो 7 को नेगेटिव 7 में ऐड करो, जीरो आंसर मिलेगा। ठीक है, सो ये है आपके पास एडिटिव इनवर्स। इन द सेम केस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है कि अगर आप किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपको क्या मिले, आंसर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, दूसरे लफ्जों में 1 मिले। अगर कोई से दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर आपको 1 मिलता है तो उसको कहते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अगर ऐड करने से आंसर जीरो आता है तो उसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां तक सिर्फ ये कहानी है। आपको फिर से बता दूं, कम्यूटेटिव अगर a प्लस बी या b प्लस ए करें, मतलब पोजीशन चेंज करें तो फर्क ना पड़े। दूसरा केस क्या है कि 3 नंबर्स हों, कोई से दो को पहले ऐड कर दो फिर तीसरे में ऐड कर दो, या फिर पहले जो सेकंड नंबर पे दो आ रहे हैं उनको ऐड कर दो और फर्स्ट में ज्वाइन कर दो, तो आंसर एक ही आए। ये आपके पास एसोसिएटिव। एडिटिव क्या है कि आप किसी एलिमेंट में कोई एलिमेंट ऐड करो तो आंसर वही आए, तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और आर में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। इन द सेम केस मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव में किसी भी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही एलिमेंट आए। तो इस केस में यहां पर हमारे पास आर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। तो ऐसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट में ऐड करने से आंसर जीरो दे दे उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, भाई ये उसका इनवर्स है। इन द सेम केस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ऐसा एलिमेंट जो उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 दे दे उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कहानी यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो यूज होती है, इस प्रॉपर्टी के बाद हम इन क्वेश्चन को करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये क्या होती है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रह गई, उसके बाद हम पहले 2 क्वेश्चन जो हैं हमारी इस एक्सरसाइज के, हम इनको करने के काबिल हो जाएंगे इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो ओवर एडिशन, और अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर a प्लस बी बी प्लस सी लिखा हुआ है तो बाहर क्या जो a खड़ा है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस। इसके साथ भी इसके साथ भी। अगर ये देखें ये लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। जिस साइड से मल्टीप्लाई होगा वही आप समझोगे कि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट साइड से तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ ऐड एडिशन होगा तो एडिशन, माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन। तो ये कहानी हमने पढ़ी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं ये सारी हमने समझी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अब आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं। इन क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया, यहाँ पे देखें 1/2 + 2/3 विच इज इक्वल टू 2/3 + 1/2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है। 1/2 पहले आ रहा था, इसको बाद में लिखा, 2/3 बाद में आ रहा था, उसको पहले लिखा। और क्या है, यहाँ पे एडिशन है। तो क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बात एक ही है,
तीनों का मतलब एक ही है। तो जिस तरह से आप समझें, आपका जो बुक में आंसर है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ऑफ एडिशन लगा दें, विद रिस्पेक्ट टू लगा दें, बात एक ही होगी, या अंडर एडिशन लगा दें तभी बात एक ही होगी। मतलब यह है कि आपको सिर्फ पहचानना है कि लॉ कौन सा यूज हुआ है। तो सबसे पहले ये, अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट की, तो आपके सामने है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, यहाँ पर 4/3। यहाँ पर आप गौर करो तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ पोजीशंस चेंज हो रही हैं, लेकिन एलिमेंट्स 3 हैं। पहले यहाँ पे सेकंड और थर्ड को, ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर है। पहले सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहा है और फिर उसको फर्स्ट में ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को पहले ऐड कर रहा है और लास्ट पे थर्ड में उसको लेके जा रहा था, थर्ड में जाके ऐड कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बात एक ही है, मैं आपको पहले बता चुका। सो सिर्फ आपको पहचानना है कि प्रॉपर्टी यूज कौन सी हुई है। अब देखें, नेक्स्ट की बात करते हैं। 9 क्रॉस 10/9 प्लस 20/9 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एडिशन है। तो ये लास्ट पे जो हमने अभी ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये जो है 9 दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये पहचानेंगे कि ये लेफ्ट प्रॉपर्टी है या फिर राइट है। सो ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इन द सेम केस अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट में आपके पास है कि 4/5 प्लस 5/7 क्रॉस 7/8। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखें, यही 7/8 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड से, तो ये केस बनेगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं 5 की, तो 7/5 माइनस 3/5 क्रॉस 10/15। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 10 सभी के साथ दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर आप गौर करो तो यहाँ पर आपको इस केस में दिख रहा है नेगेटिव। तो ये क्या होगा, ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन या ओवर सब्ट्रैक्शन, बात एक ही है। सो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखोगे इस केस में। अब नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास D/C क्रॉस E/F विच इज इक्वल टू E/F क्रॉस D/C। सो इस केस में क्या है, इस केस में जस्ट पोजीशन चेंज हो रही है। ये D/C पहले था, इसको बाद में लिख दिया, E/F बाद में था, इसको पहले लिख दिया, तो मल्टीप्लिकेशन है। उसका मतलब ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्लेस चेंज होती है किसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और साइन क्या करता है, साइन आपको बताता है कि अंडर एडिशन है या ऑफ एडिशन है। सो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। इन द सेम केस यहाँ पर 11 क्रॉस 15 क्रॉस 21, तो यहाँ पर क्या है, 11 क्रॉस 15 क्रॉस 21। तो पहले ये सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर रहा है। इस केस में पहले क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर फिर उसको 21 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एसोसिएशन हो रही है। मतलब ये हुआ, ये पहले 2 को सॉल्व करके फिर तीसरे के साथ इस केस में मल्टीप्लाई कर रहा है, और दूसरे केस में क्या कर रहा है, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके फिर उसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी जो हमने ऊपर पढ़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2/11 क्रॉस 11/2, 11/2 क्रॉस 2/11। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई से 2 एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हों, आंसर 1 आए, तो क्या कहा था कि ये क्या होगा, 1 आने का मतलब ये है कि हमने ये कहा था कि ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अगर ऐड करें तो आंसर 0 आए तो वो एडिटिव इनवर्स होगा, और अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए तो उसमें कहते हैं
कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 9th की, तो 3/5 और -3/5 इसको ऐड कर रहा है, -3/5 प्लस 3/5 को ऐड कर रहा है, आंसर 0 आ रहा है। तो ये क्या है? ये आपके पास इनवर्स है, इनवर्स प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा कि अगर किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट में ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो आंसर 0 आता है। तो वो क्या है? इनवर्स है, वो एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब 3/5 -3/5 का इनवर्स है, या फिर -3/5 3/5 का इनवर्स है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो ये क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी। अब फिर से A/B क्रॉस B/A और B/A क्रॉस A/B, तो ये फिर से वही इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पास जो आपको मिल रहा है 9th नंबर पे, इसकी कहानी में क्या है? इसमें यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? 15/10 और ये आपके पास 8/5 - 4/10। सो ये 15 इनके दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट है या राइट है? ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि 15/10 लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन या ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, अगर प्लस आता था तो हम कहते ओवर एडिशन। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट आपके सामने है √2/3 क्रॉस 3/√2 विच इज इक्वल टू 3/√2 क्रॉस √2/3 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कोई से दो एलिमेंट है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ये इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो वही प्रॉपर्टीज अगर आप याद कर लें तो इन क्वेश्चन को आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर जो मिसिंग प्लेसेस हैं, इन पर आपको वैल्यूज डालनी है कि क्या वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो क्वेश्चन नंबर 1 में √2/5 प्लस 3/√6, और यहाँ पर आपको क्या देखना है? यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा उसने, यहाँ पे आपको फिल करना है /6 प्लस √2/5। ठीक है। सो अगर आप गौर करो तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और प्रॉपर्टी कौन सी थी? प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, मतलब प्लेस चेंज कर दें तब भी आंसर उनका सेम आता है। आपने पढ़ा। तो इसका मतलब ये देखें, √2/5 पहले है और इस केस में उसने बाद में लिख दिया, और जो बाद में होना है एग्जैक्टली वो पहले आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ √6 नीचे लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा। इतनी सी कहानी है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? पहले कोई से दो एलिमेंट को ऐड कर रहा है, फिर तीसरे में, इसमें केस में क्या है? इस केस में भी यही हो रहा है। ये देखिए, इस केस में भी यहाँ पर आपको यही नजर आ रहा है। सो देखें जरा क्या मिसिंग है। यहाँ पर 7/10 है, तो 70 और 16। अब देखें, मैच करके लिख दें। ये देखिए 7 के नीचे क्या है? यहाँ पर उसने प्रॉपर्टी कोई नहीं यूज की, डायरेक्ट वही सिंबल्स हैं, कुछ भी उसने यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं यूज की, पहले बाद का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसने डायरेक्ट ही वही वैल्यूज लिख दी हैं जैसा कि फर्स्ट था। अब देखें, फर्स्ट है 7/10 और यही यहाँ पे 7/10 होगा। अब 70 क्या है? 70/4 यहाँ पे चेक करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देख लो 10 है, तो 70/10 होगा। और ये क्या है? 16/33, तो 16/33। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 के ऊपर क्या है? यहाँ पे 10 के ऊपर 70 है, तो बस ये हो जाएगा फिल। सिर्फ आपको थोड़ा सा गौर करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करेंगे। तो इस केस में प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट खुद ही वैल्यू आपके इक्वल है, मतलब ए विच इज इक्वल टू ए होता है, तो वही लिखा हुआ, उसमें प्रॉपर्टी का कोई यहाँ पे अमल दखल नहीं है, प्रॉपर्टीज में कोई भी यूज नहीं हो रही। अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है। तो अगर उसकी बात करें तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। सो देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, सेकंड टर्म सेकंड, इसमें इसको चेंज करना चाहिए था, और चेंज करके इसमें थोड़ी चेंजिंग करते, मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगाते, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगी हुई, सिंपल वही उसके इक्वल ही रख दिया। तो पोजीशन हमको चेंज करनी चाहिए थी, बस बहरहाल ठीक है जो भी है। सो 7/10 आएगा। 70 नहीं पता तो यहाँ से देख लें,
70/10 आएगा, और यहाँ पर 16/33 है तो 16/33। सो ये फिल हो जाएंगे। अब ये बात करते हैं, तो 99/50, 50/99। तो आप जानते हो कि एक दूसरे का जो रेसिप्रोकल है उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका 1 है। तो दूसरे लफ्ज़ों में 50-50 से 99 से अगर हम सिंपल डेफिनेशन को ना भी देखें तो तब भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सो 1 आएगा। लेकिन अगर आप रूल की बात करो तो रूल कौन सा है, रूल आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रूल है। अब यही काम यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है, 59/95, 95/59, तो आंसर फिर से आपको 1 देखने को मिलेगा। तो इस केस में भी यहाँ पर आपका आंसर 1 मिलेगा। अब नेगेटिव 21 प्लस क्या ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा। मतलब ये हुआ कि 21 का इनवर्स क्या है। आपने ये पढ़ा कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ऐड करो, आंसर 0 आए, तो मतलब ये हुआ कि वो दूसरे का इनवर्स है। तो नेगेटिव 21 का इनवर्स क्या था, 21। तो 21 में नेगेटिव 21 ऐड करते हो तो आंसर 0 आता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स ये है, तो आंसर 0 आ गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहा है, 5 यहाँ पे 8 क्रॉस 2/3 प्लस 5/3। तो यहाँ पर वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, यहाँ पर वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, क्योंकि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा फिर इसको इसके साथ करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 2/3 उसने लिख दिया, तो 5/8, तो 5/8 प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5/8 यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब ये 5/8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होना बेसिकली इसके साथ हो चुका, तो ये आपका आएगा 5/7। तो बस इस केस में ये आपका आंसर हुआ। तो मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हुआ। थोड़ा सा आपको गौर करना है, उससे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद देगी। तो सबसे पहले आपके पास आता है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी है कि अगर a जो है b से बड़ा है और दूसरे केस में a b से छोटा है, दोनों कंडीशंस हैं। आप ये कहते हो कि a जो b से बड़ा है और दूसरे केस में ये कहते हो कि b जो है a से बड़ा है। तो a b से बड़ा है, b a से बड़ा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि वो क्या, दोनों इक्वल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरा आपके पास रास्ता नहीं है कि अगर a b से बड़ा है b a से बड़ा है तो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि आपके पास ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर a b से छोटा है, ठीक है, और b c से छोटा है, a b से छोटा है b c से छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि a c से छोटा है। आप सिंपली यहाँ पे देख लें एग्जाम्पल के हिसाब से, तो एग्जाम्पल आपको ये बता देगी कि आप इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे देखें। अब ये समझे कि 1 जो है 1 2 से छोटा होता है, 1 इज लेस देन 2, ठीक है, और 2 इज लेस देन 3, तो इनडायरेक्टली 1 इज लेस देन 3। यही ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी और सॉरी यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको कहती है कि अगर आपके पास क्या है, अगर a जो है a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो इनडायरेक्टली a c से छोटा होगा, क्योंकि वो b से छोटा है और b से बड़ा कोई एलिमेंट है। सिंपल है आपके पास, ये आपको प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इन द सेम केस अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो a जो है a c से बड़ा होगा, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा c है और सबसे बड़ा a है। तो यही वही रिलेशन उसने लिखा है कि a बड़ा है और c छोटा है, वही केस। तो नेक्स्ट आपके पास आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a लेस देन b है, अगर a b से छोटा है, तो उस केस में आप दोनों साइड पे कोई भी एलिमेंट ऐड कर दो तो वो रिलेशन बरकरार रहेगा। मतलब ये हुआ कि अगर a जो है b से छोटा है तो उसमें c आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, c आप खुद से दोनों साइड से ऐड करोगे तो रिलेशन बरकरार रहेगा। मतलब ये इस तरह ही रहेगा। तो a छोटा है तो a प्लस सी भी छोटा होगा, b बड़ा है तो b प्लस सी भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बड़ा होगा। अब हम इसकी बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो अगर a b से बड़ा है तो इस केस में अगर आप दोनों साइड में c ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों केसेस में आपके पास
ये ए सी फिर बड़ा रहेगा बी सी, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप देखते हो कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो आप दोनों साइड में 1 ऐड कर दो तो आंसर फिर भी वही रहेगा, 3 और 2 का आंसर, तो 3 और 2 हमेशा से ये बड़ा ही रहेगा। यही प्रॉपर्टी आपको एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सो नेक्स्ट देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखें कि यहाँ पर सी पॉजिटिव, दो केस बनते हैं, सी पॉजिटिव हो तो क्या होगा, सी नेगेटिव हो तो क्या होगा। यहाँ पे देखें अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो सी दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव हो तो वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो बड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर छोटा है तो फिर मल्टीप्लाई कर दो तो वो छोटा ही रहेगा। लेकिन दूसरा केस ये है कि अगर सी नेगेटिव है, ए बड़ा है बी से, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से बड़ा छोटे में चेंज हो जाएगा, छोटा बड़े में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1 जो है वो लेस देन 2 है, तो नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव 2, तो इस केस में नेगेटिव 1 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, नेगेटिव 1 बड़ा हो जाएगा और नेगेटिव 2 छोटा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब हम नेगेटिव साइड में जाते हैं, जैसे जैसे जीरो से दूर जाते जाते हैं, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जैसे जैसे हम जीरो से पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, नंबर्स हमारे पास बड़े होते चले जाते हैं। तो वही सूरत हाल बनेगी। अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई है तो फिर रिलेशन वही रहेगा जो उन दोनों का अपना है। लेकिन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव नंबर से, तो फिर रिलेशन उलट हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। यही केस यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये हुआ कि ये रेसिप्रोकल से निकला है, मतलब उसका उलट। अगर ए बी से छोटा है तो उसका दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करने से रिलेशन भी उलट हो जाएगा, बड़ा छोटे में चेंज हो जाएगा, छोटा बड़े में हो जाएगा। सिंपल है कि अगर ए बी से छोटा है तो उस केस में आप जब इसको 1/k और 1/b करोगे तो ये जो लेस का सिंबल है ये ग्रेटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ए लेस है लेकिन 1/a जो है वो बड़ा हो जाएगा। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आप जितना डिनोमिनेटर में बढ़ाते चले जाओगे आंसर उतना छोटा आएगा। सो यही केस बन रहा है यहाँ पे। तो दूसरे केस में क्या है कि अगर b इस तरह से रिलेशन है 1/a लेस देन 1/b है, तो जब a और b का रिलेशन देखोगे तो ये लेस है तो ये a ग्रेटर हो जाएगा। दूसरे केस में वही है। अब a अगर b से बड़ा है तो जब आप इसका इन्वर्स करोगे, उलट करोगे, तो यहाँ पर ये छोटा हो जाएगा। यही केस इसके लिए बन रहा है। तो उसके बाद है कैंसलेटिव प्रॉपर्टी। कैंसलेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है कि अगर a प्लस सी और b प्लस सी है तो इस केस में यहाँ पर अगर ग्रेटर है तो ये a इज ग्रेटर देन b। ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने पीछे की है। ये प्रॉपर्टी हमने कुछ इस तरह से पढ़ी है कि अगर a b से बड़ा है तो c दोनों साइड में ऐड कर दो तो वो रिलेशन बरकरार रहेगा। यही रिलेशन हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है। वो प्रॉपर्टी इस तरह से थी कि a ग्रेटर देन b है तो दोनों में c ऐड कर दो तो रिलेशन बरकरार रहेगा। अगर a लेस देन b है तो दोनों में c ऐड कर दो तो रिलेशन बरकरार रहेगा। इस केस में क्या है, अगर दोनों, मतलब ये हुआ कि a प्लस सी और b प्लस सी दोनों साइड पे, मतलब ये हुआ कि एक ही एलिमेंट ऐड हो रहा है, एक ही एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो उसको हटा दो, बाकी भी रिलेशन बरकरार रहेगा। इन द सेम केस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड तब करेगा जब सी पॉजिटिव होगा। ये प्रॉपर्टी भी आप ऊपर पढ़ के आए हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन से हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है कि 5 जो है 8 से छोटा है और 8 जो है 10 से छोटा है। तो इनडायरेक्टली सबसे छोटा और सबसे बड़ा का रिलेशन बनेगा। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 10 है तो 10 लिख दो। सबसे छोटा क्या है, 5 है, तो बात खत्म। यही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब 10 जो है 8 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है। ठीक है, 10 8 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 5 है, सबसे बड़ा 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये लेस, ये जो आपको ये सिंबल है ना, ये सिंबल बताती है कि यहाँ पर ये लेस होगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा। तो यही रिलेशन आपको लिखना है। तो लेस कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है, इस केस में भी वही सूरत हाल बन रही है, कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगी। तो लेस कौन सा है, सबसे छोटा 5 है, तो 5 इज लेस देन 10। बात वही है, सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन को घुमाया है, मतलब वही है। देख ले कि 5 जो है, 5 छोटा है 8 से, 8 छोटा है 10 से, तो मतलब सबसे छोटा 5, सबसे बड़ा 10, तो 10 और 5 का रिलेशन बनेगा। तो बड़ा जो है, जो ये दो साइड जिसकी तरफ हो वो बड़ा होता है, और जिस साइड पे ये एक हो
वो छोटा होता है। तो इसका मतलब ये है 5 छोटा है 10 बड़ा है। सेंटर वाला तो वैसे मिस हो जाता है। अब हम देखते हैं इसको। सो 3 जो है 6 से छोटा है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि कोई भी एक फिक्स नंबर दोनों साइड पे ऐड कर दो तो रिलेशन बरकरार रहता है। तो 3 में तो 9 ऐड किया तो 6 में भी 9 ऐड करेंगे, 6 + 9, बस इतना काम है। 4 जो है 4 इज लेस देन 6 है, तो 4 इज लेस देन 6 है तो 4 में 8 ऐड किया, 6 में भी 8 ऐड कर दें, इतना सा काम है। अब 8 क्या है, 8 जो है 6 से बड़ा है। तो 8 में क्या ऐड कर रहे हो, 6, 8 में 6 ऐड कर रहे हो, तो दूसरे में भी वही काम करो, दूसरे में भी आप 6 ऐड करो, 6 + 6 हो जाएगा। आप इसको चेक करो जरा, क्या वाकई इक्वल आता है? तो कितना होता है, 6 + 8 कितना होता है, 6 + 8 14 और 6 + 6 12 होता है। तो इससे बड़ा ही होता है ना, 14 जो है बड़ा है, 12 छोटा है, सब बात खत्म। दोनों केसेस में आपको सिर्फ यही बात का ख्याल रखना है कि एक साइड पे जो पॉजिटिव कर रहा है दूसरी साइड पे उसको पॉजिटिव करना है। तो 8 के साथ उसने 6 ऐड किया, आप भी दूसरी साइड पे 6 ऐड करो और 6 तो पहले से खड़ा, बात खत्म। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर वही करेक्ट वैल्यूज़ क्या करनी है, असाइन करनी है। मतलब ये हो गया कि वही जो आपने पहले पढ़ा है उसी को आपने असाइन करना है। अब देखिए ज़रा कि हो क्या रहा है। वो कह रहा है कि 5 जो है 7 से छोटा है। सो 5 7 से छोटा है तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इनडायरेक्टली 7 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, 7 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। जो एक साइड पे मल्टीप्लाई किया दूसरे को भी इसी साइड से मल्टीप्लाई करना है, तभी रिलेशन बरकरार रहेगा, वरना नहीं रहेगा। अगर रिलेशन चेंज होता है तो देखिए इस केस में रिलेशन उसने वही रखा, ये लेस था, लेस सी, 5 वाला लेस था, लेस सी है। अब 7 जो है बड़ा है, 5 छोटा है, वही काम कर रहा है। अब देखें 7 बड़ा है तो बड़े का साइन इस साइड पे है, तो वही काम। तो 7 5 सॉरी 12 उसने बाद में मल्टीप्लाई किया, पहले नहीं किया, तो ये लिखोगे 5 12, बस इतना सा काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा आप दिमाग लगा लें कि 7 बड़ा है तो 7 का मल्टीपल 12 के साथ वो भी बड़ा होगा 5 के 12 के मल्टीपल से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 बड़ा है 4 से और 6 को नेगेटिव 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आपने पढ़ा कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो रिलेशन बरकरार नहीं रहेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है बड़ा था, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 6 छोटा हो जाएगा। इस तरह से लगाओगे, इतना सा काम है। नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से छोटा बड़ा, बड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो या ऐड करते हो दोनों साइड से तो रिलेशन बरकरार रहता है। अब 2 है, वो 2 क्या कर रहा है, 2 8 से छोटा है, नेगेटिव 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से छोटा बड़ा और बड़ा छोटा, तो 8 की तरफ ग्रेटर था तो 8 की तरफ अब लेस हो जाएगा, बस ये काम हो गया। तो इसका आंसर भी आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर हुआ। सो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या करना है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का आपको एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या है कि आप उसमें कोई एलिमेंट ऐड करो तो आंसर 0 आए, एडिटिव इनवर्स, और उसमें कोई मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आए, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सिंपल सी बात है, हम इसके यहाँ पर 2 खाने बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि एडिटिव लिखते हैं, एडिटिव इनवर्स आई से डिनोट कर रहा हूँ, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 का क्या आएगा, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 3 में आप क्या ऐड करोगे आंसर 0 आए, -3, तो -3 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई 3 + -3 विच इज़ इक्वल टू 0, सो -3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। अब मल्टीप्लिकेटिव की बात करते हैं तो 3 का होगा 1/3। आप देखें 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है। अब हम सेम बात करते हैं -7 की। तो -7 में आप क्या ऐड करो आंसर 0 है, -7 में आप +7 ऐड करो तो आंसर 0 मिलता है। तो -7 का एडिटिव इनवर्स 7 होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/7, क्योंकि 1/7 काटने से तो 7 से कट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन -1 रह जाएगा। आप देखिए ना ज़रा,
कि यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा, -7 क्रॉस 1/7। अगर आप सिंपल करते हो तो 7 से कैंसिल, लेकिन नेगेटिव आंसर, आपको नेगेटिव नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/7। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/7 और एडिटिव इनवर्स 7 होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये आपका है 0.3। सो 0.3 का मतलब क्या है, 0.3 का आपको एडिटिव इनवर्स का है, तो 0.3 में आप क्या ऐड करो, आंसर 0 है। 0.3 में -0.3 ऐड करो तो आंसर 0 मिलता है। सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट है उसके साथ नेगेटिव लगा दो, उसका इन्वर्स बन जाएगा, और उसको डिवाइड कर दो तो उसका इन्वर्स बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो इसका एलिमेंट क्या, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा, 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एडिटिव आएगा -0.3, मल्टीप्लिकेटिव क्या आएगा 1/0.3। इतना सा काम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो इन द सेम केस यहाँ पर आपको मिल रहा है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में यही एलिमेंट के साथ प्लस लगा दो, साइन इसका चेंज कर दो, उसका इन्वर्स बन जाएगा एडिशन के हिसाब से, और इसको ऊपर नीचे कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताऊँ तो क्या आएगा एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इसका, इसमें आप -√5 है तो ओवर 5, इसके साथ आप पॉजिटिव लगा दो तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या उलट कर दो, -5 क्रॉस 5/5 ये कर दो नेगेटिव के साथ, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो 9/12, तो 9/12 क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो तो -9/√12। तो अब हमारे पास रह गया है लास्ट पे 0 का एडिटिव इन्वर्स। तो 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, 0 में आप 0 ऐड कर दो, आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि 0 का एडिटिव इन्वर्स होता है क्या, 0। अब बात रह गई 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो बुक है उस बुक में लिखा हुआ है 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह से लिखा हुआ है 0 क्रॉस 1/0। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी क्रॉस 0 अनडिटरमाइंड फॉर्म बनती है। तो 0 क्रॉस 1/0 ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सो 0 का एडिटिव इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट करता है। सो उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन बुक में आपका 0 क्रॉस 1/0 लिखा हुआ है, सो उसको आप लेके चल सकते हो, लेकिन वो सही नहीं है। अगर हम लॉजिकली बात करें तो वो गलत है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप 1/0 करते हो तो आपको इन्फिनिटी आंसर मिलता है। हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि उसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आए, 1 आए। 0 को किसी भी एलिमेंट से कहीं करके मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको 1 नहीं मिलेगा। कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं यहाँ पर कि आप यहाँ पर रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि 0 को मल्टीप्लाई करने से आप आंसर 1 मिल जाए, नहीं मिलेगा कभी भी। 0 को कभी भी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आप 1 नहीं ढूंढ सकते। तो अगर 1 नहीं ढूंढ सकते तो उसका मतलब यह है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।